He asked the question, where did my childhood go? कहता है कि मेरा ये बचपन चला कहाँ गया। Where did my childhood go? मेरा बचपन चला कहाँ गया। अब वो बात ये पूछ रहा है, ये प्रश्न उसका बदल गया है, कहाँ चला गया मेरा बचपन। एंड इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। कहता है शायद कोई ऐसी जगह ये चला गया, फॉरगॉटन प्लेस। अब उस जगह की खोज करना मुश्किल है, उस जगह की खोज शायद नहीं की जा पाएगी, शायद हम उस जगह की खोज नहीं कर पाएंगे, ऐसा पोएट को लगता है। इसलिए कहता है कि वो शायद कोई फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है। Is the board clear to all of you students? Now writing is clear to all of you? Yes, sir. कहता है शायद ये कोई फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, बहुत ऐसी जगह चला गया है जिसको खोजा नहीं जा सकता है, या जिसके बारे में perhaps the poet doesn't know about the place. He doesn't know the exact position of that place where he has lost his childhood. That's लेकिन एक रियलिटी उसको समझ में आती है पोएट को, वो ये है कि दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। अब वो जगह तो नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वो शायद कहाँ खोया हुआ है, कोई हिडन प्लेस में नहीं, बल्कि वो छुप गया है जाके बच्चों के, इन्फेंट्स के फेस में, उन शिशु के चेहरे पे जाके कहीं छुप गया है। यानी कि पोएट क्लियरली सेज दैट कि चाइल्डहुड अगर कहीं मिलती है, इफ देयर इज चाइल्डहुड एनीवेयर, इट इज ऑन द फेस ऑफ, इट इज ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये कि बचपन अगर एसोसिएट करता है कहीं ना कहीं, तो वो बच्चों से ही एसोसिएट करता है, वो चाइल्डहुड वहीं मिलती है। क्योंकि समय के साथ साथ क्या होता जाता है कि हम बदलते चले जाते हैं, हमारे सोच बदलती चली जाती है, हमारी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बदलती चली जाती हैं, और इस तरह से हम कई सारी चीजें जिंदगी की सीखते चले जाते हैं, डिसऑनेस्टी आती चली जाती है, और बहुत सी ऐसी चीजें सीख लेते हैं जो शायद बच्चों में नहीं पाई जाती है। हम इसे एक अवगुण भी कह सकते हैं, ये सारे अवगुण सीखते चले जाते हैं। So now questions, I am going to frame some questions. What painful discoveries does the poet make as he grows in years? What painful discoveries does the poet make? Does the poet make us as he grows in years? क्या डिस्कवरी करता है, कौन सी वो चीज खोज निकालता है, कौन सी नई चीज उसको समझ में आती है? योर आंसर शुड बी the poem deals with the growing up. As the poet grows up, he realizes that
heaven and hell, realizes that the place like विवेक एंड अदिति, बेटा आप लोग अपने अपने रोल नंबर से जुड़िए ना, अपने नाम के साथ रोल नंबर ऐड कर दीजिए, विवेक एंड अदिति, इफ यू आर लिसनिंग टू मी। यस सर। हाँ, अदिति और विवेक आप अपने अपने रोल नंबर ऐड कर दीजिए बेटा। अरे So the place like hell and heaven do not exist, यानी ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है, do not exist, and that grown-ups do not practice what they preach, देखिए ये पेनफुल डिस्कवरी है पोएट की, ये पेनफुल डिस्कवरी है, यानी बड़े दर्द के साथ, बड़े तकलीफ के साथ वो इस बात को रियलाइज करता है, इस बात को समझता है, इस बात को जान जाता है, और वो पेनफुल डिस्कवरी उसकी वही है कि द पोएम डील्स विद, सबसे पहले पोएम जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, जैसे जैसे बड़े होते हैं पोएट, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, वो कौन कौन सी समस्या का सामना कर रहा है उसके बारे में ये पोएम डील करता है। अब सवाल है कि मरने के क्रम में वो क्या क्या सीखता है, कौन कौन सी नई चीजें उसको समझ में आती है, कौन कौन सी चीजों की जानकारी उसे मिलती है। तो द पोएम डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप एज द पोएट ग्रोज अप, जैसे जैसे पोएट बड़ा होता है, ग्रो करता है, ही रियलाइजेस दैट, तो उसे वो रियलाइज कर जाता है, जान जाता है, दैट द प्लेस लाइक हेल एंड हेवन डू नॉट एग्जिस्ट, कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो हेल एंड हेवन कहा जा सकता हो, जिसको हम स्वर्ग और नर्क के रूप में चिन्हित कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हैं। तो डू नॉट एग्जिस्ट एंड दैट ग्रोन अप्स डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, और जो ग्रोन अप्स हैं, जो बड़े हैं, वो चीज प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं जो वो प्रीच करते हैं, मीन्स जो वो शिक्षा देते हैं उसको अपने जीवन में वो नहीं उतारते हैं, ऐसी वो सीखता है। तो ये एक डिफरेंट चीज उसे लगता है, पोएट को लगता है, पोएट फील करता है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बिल्कुल अलग चीज है ये, कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रीचिंग में नहीं है। प्रीचिंग और प्रैक्टिस में फर्क पोएट को साफ दिखता है, प्रैक्टिस और प्रीचिंग में साफ फर्क दिखता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। Second question is, why does he hold childhood so dear, यानी अपने बचपन को वो इतना करीब क्यों रखता है, इतने नजदीकी से क्यों रखता है। Why does he hold childhood so dear, क्यों रखता है। देखिए इसका आंसर, childhood is dear to the poet बचपन उसके इतने करीब इसलिए है बिकॉज up to a certain age, the child is free from
यानी बच्चा फ्री रहता है, फ्री फ्रॉम so many vices and hypocrisy. As the child grows up, he loses his innocence. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी इनोसेंस खत्म होती जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी इनोसेंस खत्म होती जाती है। देखिए क्या कह रहा है कि द पोएम सॉरी व्हाई डज ही होल्ड चाइल्डहुड सो डियर, इतना करीब से वो अपने बचपन को क्यों मतलब जकड़ के रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन को उसने जकड़ लिया है, क्यों ऐसा है? तो इट्स आंसर कैन बी दिस, चाइल्डहुड इज डियर टू द पोएट। चाइल्डहुड जो है, बचपन जो है वो इतना करीब इसलिए है पोएट के, बिकॉज अप टू अ सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र तक, up to a certain age the child is free from so many vices. vices का मतलब होता है बुराइयां, पाप, गलत कार्य, जितने गलत कार्य हैं उस सब से वो दूर रहता है। so many vices and hypocrisy, और हाइपोक्रेसी से भी वो दूर रहता है। उसके जीवन में हाइपोक्रेसी नहीं होती है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है, वो दिखावे की बातें नहीं करता है। जो वो करता है वही वो जो बोलता है वही करता है। यानी उसके प्रैक्टिस और प्रीचिंग में कोई फर्क नहीं होता है। प्रीचिंग तो खैर करता ही नहीं है बच्चा, यानी कि वो बनावटीपन नहीं होता है। हाइपोक्रेसी का क्या मतलब? बनावटीपन, खावा, यानी अंदर से हम हैं कुछ और हमारा मुखौटा किसी और चीज का है। हम ऊपर से मुखौटा किसी और चीज का धारण किए हुए हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रेसी। बोलना कुछ बड़ी बड़ी बातें करना, ईमानदारी की बातें करना, आप ब्राइब मत लो लेकिन खुद ब्राइब में लगे रहना, ईमानदारी की बातें सिर्फ करना, ईमानदारी करना नहीं, ईमानदारी को फॉलो नहीं करना। तो ये सारी चीजें जो है दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रेसी। प्यार से रहो, फॉलो लव, फॉलो ब्रदरहुड, बचपन भाईचारे को निभाओ, लेकिन हम भाईचारे को निभाएंगे नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो है, यही हाइपोक्रेसी है कि आप कहते कुछ और हो और फॉलो अपने जीवन में कुछ और उतारते हो। दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रेसी। तो एज द चाइल्ड ग्रोज अप, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे ग्रो करता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एज द चाइल्ड ग्रोज अप लूजेस हिज इनोसेंस, उसकी इनोसेंस खत्म होने लगती है, उसकी इनोसेंस समाप्त होने लग जाती है, उसमें जो मासूमियत होती है वो समाप्त होने लग जाती है, और बच्चा क्या बनता है? बच्चा फिर वैसे ही ग्रोन अप्स की तरह ही हो जाता है। एंड वी आर नाउ ऑन थर्ड क्वेश्चन गाइस एंड गर्ल्स। And as the third question is here, where can one find childhood in pure form? Where can one find childhood in pure form? Pure form में childhood कहाँ मिलेगा? See the answer. Now that the poet has outgrown his childhood, he can
never, he can never regain it, he can never regain, जैसा कि वो चाइल्डहुड उसका अब आउटग्रोन यानी बड़ा हो चुका है, अब उस बचपन वाले सिचुएशन से, बचपन वाले पोजीशन से वो ऊपर जा चुका है, उस स्थिति में अब जब उसको रिगेन नहीं कर पा रहा है वो, he can never regain it, उसको फिर से रिगेन करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं क्या है, नामुमकिन है। फिर से वापस उस बचपन को पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो he can at best regain a glimpse of his childhood, innocence in the face of an infant, यानी एक शिशु के चेहरे में उसे, एक बच्चे के चेहरे में उसको ये सभी चीजें दिखेंगी। अगर उस मासूमियत को समझना हो, उस मासूमियत को महसूस करना हो, तो कहाँ मिलने वाली है, कहाँ दिखने वाली है, बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली है, छोटे बच्चों के, शिशु के चेहरे पर वो देखी जा सकती है। अगर उसे देखनी हो तो शिशु के चेहरे पर देखी जा सकती है, इन्फेंट के चेहरे पर देखी जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। ओके स्टूडेंट्स, सी देखिए सेकंड क्वेश्चन, question number 2. Question is, what according to the poem is involved in the process of growing up? The process of growing up involves at least following 3 steps. First step, what will be the first step? The child begins. We have to write this answer according to the stanzas, according to poem. Poem के according हमें लिखनी है ये आंसर को. The child begins to notice differences between facts and fiction. Facts and fiction, reality and imagination. सेकेंड स्टेप क्या आता है? इसके बाद सेकेंड स्टेप में आता है with growing age
practical wisdom comes. Practical wisdom comes. He notices the hypocrisy of the people. Hypocrisy of the people. People की hypocrisy उसको समझ में आती है. He notices the hypocrisy of the people. They do not really mean or practice what they said. And third step comes, and that is independent thinking. So these are 3 steps involved in growing up. These 3 steps are involved in growing up. तो इस growing up के process में 3 steps ये involved होते हैं. These are the 3 steps. अच्छे से समझिए इसको. पहला step हमें लिखना है, इसी तीनों स्टेंजा के फॉर्म पे लिखना है. हमें अपने मन से कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, से फर्स्ट स्टेप में है द चाइल्ड बिगिंस टू नोटिस द डिफरेंसेस बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शन. फैक्ट्स और फिक्शन. फैक्ट्स क्या है? अब देखिए पहले स्टेंजा में फैक्ट्स क्या उसके समझ में आया कि भाई ऐसी कोई जगह नहीं है, हेल और हेवन जैसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसको प्रूफ नहीं मिला. अगर उसे प्रूफ मिल जाता कि हाँ ये जो हेल और हेवन जैसी कोई जगह है तो कहाँ है, अगर उसे ऐसा फील होता है कि नहीं हेल एंड हेवन जैसी जगह है, कहीं पर है जरूर ऐसी जगह, अगर बता देता, ज्योग्राफी की बुक में उसे मिल जाता या ज्योग्राफी के टीचर उसको ये शेयर कर देते कि हाँ भाई देखो ये एशिया में है कि अफ्रीका में है कि साउथ अमेरिका में है कि नॉर्थ अमेरिका में है या कहीं जाके एंटार्क्टिका में है, तब शायद उसके समझ में आ जाता हाँ भाई सही बात है ऐसी कोई जगह है. तो उसको फिर क्या लगता है? फिक्शन. तो फैक्ट्स और फिक्शन के बीच में उसको काफी फर्क लगता है. रियलिटी एंड इमेजिनेशन के बीच में काफी फर्क लगता है. तो इस तरह से बच्चा ये समझ नहीं पाता है. दूसरा है जब वो दूसरे एज में पहुंचता है, विद ग्रोइंग एज, बढ़ते हुए एज के साथ उसको प्रैक्टिकल विजडम आती है. प्रैक्टिकल विजडम कब आती है? जब आप कई तरह के बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, बहुत तरह की नई नई चीजें आपके दिमाग में आती हैं, नई नई चीजें आप सीखते हो, तब आपको प्रैक्टिकल विजडम आती है. ठीक है. कम्स, ही नोटिसेस द हाइप, और इसी क्रम में वो क्या नोटिस करता है? द हाइपोक्रेसी ऑफ द पीपल. लोगों की हाइपोक्रेसी उसको समझ में आती है कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ. दे डू नॉट रियली मीन और प्रैक्टिस व्हाट दे सेड. उनका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो वो प्रैक्टिस करते हैं, जो वो बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रैक्टिस क्या है. वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जो वो बोल रहे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मतलब नहीं होता है उनका. बोलना कुछ और करना कुछ, ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है. ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है. और थर्ड कम्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग. और तब तीसरी बात जो आती है वो है उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, खुद की थिंकिंग होती है. जो बच्चे खुद अपने जीवन में अपने दिमाग से, अपने मनोमस्तिष्क में सोचने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग. ये सारी चीजें इन्वॉल्व है. Rest questions we will do the next day because we are left with 1 or 2 minutes. During these 1 or 2 minutes, if you want to ask any question, you are most welcome. You are most welcome, guys and girls. You can ask questions. You are free to ask questions during these minutes. If not, then I am just ending the meeting. Thank you very much for joining. कोई बच्चा जो सबसे ज्यादा, जो 12-13 बच्चे जिस समय जुड़े हुए थे, अगर आपने उसकी
स्क्रीनशॉट ले रखी है तो मेरे पास भेज देंगे, ठीक है? ओके ओके स्टूडेंट्स, thank you everybody for joining.